हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रांत फार्मेसी वाला। आज का हमारा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री के यूनिट 2 का ग्लाइकोलाइसिस। तो आज हम ग्लाइकोलाइसिस को कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। ग्लाइकोलाइसिस मतलब होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। ठीक है, तो कुछ ग्लाइकोलाइसिस के की पॉइंट है, उसको हम नोट डाउन मतलब उसको हम देखते हैं। देखिए ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। पहला पॉइंट है ग्लाइकोलाइसिस आल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस को हम ईएमपी पाथवे के नाम से भी मतलब आप जानते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को हम ईएमपी पाथवे के तरह भी उसको हम एक जानते हैं। आया समझ में। ग्लाइकोलाइसिस इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म साइटोसॉल ऑफ आल सेल। देखिए ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म या साइटोसॉल में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे आपको समझाते हैं हम कि देखिए कभी भी जो हमारा ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज टूटता है। ठीक है, ग्लूकोज टूटता है हमारा, तो ग्लूकोज जब टूटता है तो वो क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। आज समझ में। बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं जिनके पास कोई एक सोर्स नहीं होता है एनर्जी बनाने का, तो वो ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अभी आगे समझ में आएगा। तो जैसे देखिए हमारा इसका तीसरा पॉइंट है ग्लाइकोलाइसिस इज मेजर पाथवे फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। यानी एक ऐसा पाथवे है जिसमें हम किसके ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आज समझ में। तो तीन की पॉइंट हुए उसके। ग्लाइकोलाइसिस is the also known as GMP pathway. Glycolysis is major pathway for glycolysis is found of any cytoplasm and cytocell. Glycolysis is major pathway of utilization of glucose. इसमें ग्लूकोज का हम क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं। फिर उसके बाद से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्लाइकोलाइसिस इंपॉर्टेंट फॉर दोज सेल विच डू नॉट हैव माइटोकांड्रिया बिकॉज दिस प्रोसेस फ्रॉम एटीपी। देखिए जैसे क्या होता है कि हम कभी भी जानते हैं कि माइटोकांड्रिया जो एटीपी को रिलीज करता है, क्योंकि वो पावर ऑफ द सेल है जो हमारे सेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो जब माइटोकांड्रिया प्रेजेंट रहेगा तो वो एटीपी को रिलीज करेगा, एटीपी एनर्जी के रूप में एटीपी को रिलीज करेगा। ठीक है, तो जब वो एटीपी के रूप में रिलीज करेगा तो हमको एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो एनर्जी प्रोड्यूस होगा तो फिर वो हम कोई भी वर्क कर सकते हैं। पर कुछ ऐसे सेल भी होते हैं जिसके पास माइटोकांड्रिया तो नहीं होता है, फिर वो अपना एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे अपने एनर्जी को जनरेट करते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है आरबीसी। ठीक है, तो आरबीसी में माइटोकांड्रिया नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें ग्लाइकोलाइसिस होते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो वो ग्लाइकोलाइसिस द्वारा क्या करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस द्वारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं और एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे समझ में। फिर इसेंशियल फॉर ब्रेन ग्लूकोज और फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। एक टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट के लास्ट में, सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट में, जिसमें हम देखे थे कि ब्रेन को जो हमारा एनर्जी पहुंचता है वो किसके फॉर्म में पहुंचता है, तो ग्लूकोज के फॉर्म में पहुंचता है। ठीक यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस में वही डिट्टो पॉइंट लिखा हुआ है कि जो हमारा ब्रेन जो है वो ब्रेन प्रॉपर फंक्शन कब तब करता है जब उसको अच्छे से ग्लूकोज मिलता है, यानी उसको अच्छे से ग्लूकोज यानी एनर्जी के रूप में उसको अच्छे से ग्लूकोज मिलता है। ऐसा समझ में। तो इसेंशियल फॉर ब्रेन ग्लूकोज, इसेंशियल फॉर ब्रेन फॉर और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ। ठीक है, तो मतलब इस हमारे ग्लूकोज जो है हमारा इतना जरूरी है ब्रेन के लिए, जिससे ब्रेन हमारा क्या करे, पूरे तरीके से प्रॉपर फंक्शन कर पाए। ऐसे समझ में। फिर इंटरमीडिएट आर यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ फैट एंड अमीनो एसिड। फिर बीच बीच में क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस में बीच बीच में अमीनो एसिड और उसके बाद से फैट का भी सिंथेसिस होता रहता है। तो बीच बीच में अमीनो एसिड और फैट का भी सिंथेसिस होता रहता है। अब इसमें कुछ एक और मेन पॉइंट है कि ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के इन अब्सेंट में, मतलब जब ऑक्सीजन या तो प्रेजेंट हो तब क्या बनाता है और ऑक्सीजन ना हो तब क्या बनाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन के प्रेजेंट में यानी एरोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड बनाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। आया समझ में। ऐसे याद रखिएगा, एसिटिक एसिड से उसका याद रखिएगा, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, बस COOH का CO जोड़ दीजिए तो पायरुविक एसिड बदल जाएगा। तो ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या बनाता है, पायरुविक एसिड यानी एरोबिक कंडीशन में। वही ग्लाइकोलाइसिस जब ऑक्सीजन के मतलब -O2 का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो उसके एनोरोबिक कंडीशन में क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड को आपको समझाते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर में मैंने एक कभी ऐसे उठा नॉर्मली बेड से और चला गया, मैंने आज तक कभी खेत में कुदाल नहीं चलाया, चाहे कोई भी काम करने चला गया ऐसे भारी काम, जिससे बहुत ज़्यादा क्या होता है कि जैसे जैसे हम काम करते हैं तो हमारे बॉडी के ऑर्गन वो भी मतलब वैसे वैसे वर्क करते हैं, और हमारे बॉडी को ऑर्गन यानी एटीपी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो एनर्जी को बनने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन का। तो जब ऑक्सीजन बनेगा तो पायरुविक एसिड यानी एटीपी रिलीज होगा।
आया समझ में। तो जब एटीपी रिलीज होगा तो हमको एनर्जी मिलेगा, बट वहीं पे जब एनर्जी एटीपी उसके यानी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनने लगेगा। कुछ ना कुछ तो बनेगा ना, जो चीज़ प्रेजेंट रहेगा तो कुछ बनेगा, जब एब्सेंट रहेगा तो कुछ बनेगा। तो जैसे ही जब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो वो लैक्टिक एसिड बनने लगेगा, तो लैक्टिक एसिड का जमाव होने लगता है, जिसके कारण वहाँ पे जगह जगह पे क्या होता है, दर्द होने लगता है। आया समझ में। तो ये होता है ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, तो कुछ ये इसके क्या है, ग्लाइकोलाइसिस के की पॉइंट है कि ग्लाइकोलाइसिस के ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, ये हर किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म या साइटोसॉल में प्रेजेंट होता है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज के मेजर पाथवे यूटिलाइजेशन के लिए। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जिसमें माइटोकांड्रिया नहीं होता है, तो अपने ग्लाइकोलाइसिस करके अपने एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ब्रेन को ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, जिससे वो अपना प्रॉपर फंक्शन कर पाए। बीच बीच में सिंथेसिस होता है अमीनो एसिड और फैट का भी ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन के प्रेजेंट में पायरेविक यानी एरोबिक कंडीशन में बनाता है पायरेविक एसिड, और इनएरोबिक कंडीशन में बनाता है हमारा लैक्टिक एसिड। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं साइकिल। अब ग्लाइकोलाइसिस आखिर में वर्क कैसे करता है, तो ग्लाइकोलाइसिस के साइकिल को देखते हैं। ऐसे समझ में। ठीक है, इसको ऐसे ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये हमारा है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ग्लूकोज, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है। ठीक है, तो जैसे यार देखिए हमारे पास पहले ही से प्रेजेंट है अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, सिक्स सिक्स का मतलब देखिए कुछ इसमें नोट करने वाला है। अल्फा डी ग्लूकोज एक नाम है, 6C का मतलब उसके पास 6 कार्बन है, ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे सेल में किसी भी सेल में हमारे प्रेजेंट है। ठीक है, अब उसको एनर्जी के रूप में यानी पायरुविक एसिड में बदलना है, तो अल्फा डी ग्लूकोज से लेकर पायरुविक एसिड के बनने की प्रक्रिया बीच में हम लोग पढ़ेंगे। है समझ में। तो अल्फा डी ग्लूकोज कैसे पायरुविक एसिड में बन रहा है वो यहाँ पे हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए अल्फा डी ग्लूकोज जो है हमारा, यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज जो 6 कार्बन को क्या किया हुआ है, कंटोन किया हुआ है, मतलब सॉरी 6 कार्बन को क्या किया हुआ है, कंटेन किया हुआ है। आया समझ में। 6 कार्बन को क्या किया हुआ है, कंटेन किया हुआ है। ठीक है, तो आगे जब हम एटीपी, अब समझते हैं एटीपी और एटीपी ऐसे गया है। आया समझ में, ऐसे गया है। ठीक है, यानी यहाँ से एटीपी गया है और यहाँ से एडीपी निकल रहा है। सॉरी, ठीक है, देखिए यहाँ से एटीपी गया है और यहाँ से एडीपी बाहर निकल रहा है। आया समझ में। यहाँ से एटीपी गया है और यहाँ से एडीपी बाहर निकल रहा है। मतलब क्या, देखिए जो हमारा अल्फा डी ग्लूकोज है जिसके पास 6 कार्बन पहले ही से प्रेजेंट है, उसका हम फास्फोराइलेशन कराएंगे। फास्फोराइलेशन का मतलब कि एक फास्फेट को दे देना, यानी फास्फोराइलेशन का मतलब फास्फेट का जोड़ना, फास्फोरस का जोड़ना, फास्फेट ग्रुप का जोड़ना। तो जब हम एटीपी को देंगे, ठीक है, एक एटीपी को देंगे, जब हम एक एटीपी को डालेंगे, एटीपी चूँकि हम जानते हैं एटीपी के पास 3 फास्फेट प्रेजेंट है, एडेनोसिन डाइफास्फेट। तो जब वो जहाँ वहाँ पे जाएगा, जब उसका फास्फोराइलेशन कराएंगे तो एटीपी गया 3 के रूप में और निकला 2 के रूप में। यहाँ पे निकला कितने के रूप में, 2 के रूप में, एडेनोसिन डाइफास्फेट के रूप में निकला। तो यानी एक फास्फोरस क्या किया, ग्लूकोज एक फास्फोरस को कंटेन कर लिया, तो बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के रूप में। किसके रूप में बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के रूप में। आज समझ में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के रूप में। फिर भी उसके पास क्या प्रेजेंट है, अभी भी 6 कार्बन प्रेजेंट है। आज समझ में। अब समझते हैं आगे। फिर उसके बाद हो जाता है आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, आइसोमर का मतलब क्या होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, बस उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे बदल जाएगा किसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। हम जानते हैं ग्लूकोज का भी फार्मूला होता है 6,6H12O6 और फ्रक्टोज का भी फार्मूला होता है 6,6H12O6। बट इन दोनों का मॉलिक्यूलर जो हमारा स्ट्रक्चर जो है उनका, वो क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा। आज समझ में। तो इसको हम क्या कराते हैं, आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, तो जो अल्फा डी ग्लूकोज है उसको हम फास्फोराइलेशन कराए, यानी फॉस्फेट ऐड किए, तो एटीपी को दिए, तो एक एटीपी को दिए थे, एडीपी के रूप में बाहर निकला, तो एडीपी के रूप में बाहर निकला, तो यानी एक फॉस्फेट को क्या कर लिया, गेन कर लिया, तो बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमेरेशन हुआ, यानी आइसोमेरिज्म हुआ। तो जब आइसोमेरिज्म हुआ तो वह फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल गया, जो 6 कार्बन को भी कंटेन किया हुआ है। ठीक है, फिर उसका हम क्या करेंगे, फॉस्फोराइलेशन कराएंगे। तो फिर जब उसका फॉस्फोराइलेशन कराएंगे, कलर चेंज कर लेते हैं इसमें। फिर जब इसका हम फास्फोराइलेशन कराएंगे, जब फास्फोराइलेशन कराएंगे तो फिर हम एटीपी को डालेंगे। जब एटीपी को डालेंगे तो वो एडीपी के रूप में बाहर निकलेगा, यानी ये एक एटीपी क्या होगा, फिर प्लस हो गया हमारा, फिर एक एटीपी क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। अब समझिए कैसे, देखिए फ्रक्टोज
पहले ही से एक छः छः, यानी देखिए ये हमारा सपोज आपको बता रहे हैं हम, सॉरी एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम आपको ऐसे, देखिए जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, सपोज दैट एक स्ट्रक्चर है ऐसे हमारा, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे प्रेजेंट है यहाँ पे। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा पहले ही से यहाँ पे छठे पोजीशन पे एक हमारा फास्फोरस जुड़ा हुआ है, ठीक है, हमारा छठे पोजीशन पे एक फास्फोरस जुड़ा हुआ है। फिर उसका जब हम फास्फोराइलेशन करा रहे हैं तो वो किस पे जुड़ जा रहा है, एक मतलब एक फास्फोरस और जुड़ जा रहा है, तो वो 1 पोजीशन पे जुड़ जा रहा है। तो हम 1,6 बोलेंगे ना, तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, यानी 1,6 7 फॉस्फेट नहीं है, 1,6 डाइफॉस्फेट, मतलब कि एक फास्फोरस यहाँ पे, एक फास्फोरस यहाँ पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फिर भी वो किसको कितने कार्बन को कंटेन किया हुआ है, तो अभी भी वो कितने कार्बन को कंटेन किया हुआ है, तो 6 कार्बन को कंटेन किया हुआ है। आज बात में अब देखिए, तो फ्रक्टोज अब बदल गया, ये जब फिर इसका हम फास्फोराइलेशन कराएं तो बदल गया फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में, जो 6 कार्बन को कंटेन किया हुआ है। एक बार और देखते हैं, हमारे पास है अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज का फास्फोराइलेशन कराएं तो वो बदल गया, एटीपी डालें, एटीपी के रूप में बाहर निकला, एक फॉस्फेट जुड़ गया तो बन गया ग्लूकोज 6 फास्फेट, फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट को आइसोमरिज्म हुआ तो वो बन गया फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, जो 6 कार्बन को भी कंटेन किया हुआ है। फिर हम उसको फास्फोराइलेशन कराएं तो एटीपी डालें तो एडीपी के रूप में बाहर निकला, तो एक फास्फोट को कंटेन कर लिया तो बन गया फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ठीक है। अब देखिए भाई, और फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है हमारा, तो उसके पास पहले ही देखिए 2 फास्फेट भी है, एक फ्रक्टोज भी है, ठीक है, और 6 कार्बन भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा मतलब ओवरलोड इसके पास हो गया। तो अब इसका क्लीवेज होगा, अब ये ज़्यादा किसी भी चीज़ का अगर ओवरलोड करेंगे तो वो टूट जाता है, ऐसा समझ में। तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो 6 कार्बन को कंटेन किया हुआ है, जब उसका क्लीवेज यानी जब वो टूटेगा तो ये 2 भाग में टूटेगा, ठीक है। किसके भाग में टूटेगा, पागल और धाप, मतलब पीजीएल और डीएचएपी, ठीक है, पीजीएल और डीएचएपी। सपोज दैट मान लीजिए कि एक पेरेंट्स हैं जिनके 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो एक पागल और एक धाप, ठीक है, तो ये अपने और प्रॉपर्टी इनका क्या है, 6 कार्बन। तो जब इनका प्रॉपर्टी कितना है, 6 कार्बन, तो ये 3 कार्बन पागल को दे दिए यानी पीजीएल को दे दिए, और 3 कार्बन डीएचएपी को दे दिए, ठीक है, ऐसे याद रखिए, पागल और धाप, ठीक है। उसके बाद से पागल के मतलब यानी इसके पास जो है पीजीएल के पास जो है, पीजीएल के पास क्या है, एनएडी, यानी एनएडी यहाँ पे एनएडी जो है हमारा, एनएडी जाएगा किसके पास, पागल के पास, कि भाई तुम अशिक्षित, मतलब तुम अभी ठीक नहीं हो, मैं तुमको चलो एक और अच्छा से मतलब कुछ और बढ़िया हम तुमको शिक्षा, मान लीजिए कि टीचर के रूप में तुमको हम मतलब कि कोई पेरेंट्स के रूप में तुमको और थोड़ा हम केयरिंग कर लेते हैं, वो बोलेगा कि नहीं हम पहले ही से केयरिंग है, तो वो क्या करेगा, एनएडी को एक और हाइड्रोजन अपना खुद दे देगा कि लो भाई हमारे पास तुमसे ज़्यादा पैसा है, ये क्या करो तुम कुछ पैसा कुछ रख लो। तो एनएडी जब उसके पास गया तो किसके पास, पीजीएल के पास, उसके पास पहले ही से एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब एक्सेस अमाउंट में है, वो क्या कर दिया, एनएडीएच को एक हाइड्रोजन खुद दे दिया। जब वो एक हाइड्रोजन उसको दे दिया तो हम जानते हैं एक एनएडीएच के पास कितने एटीपी होते हैं, तो 3 एटीपी होते हैं। एक एनएडीएच के पास कितने एटीपी होते हैं, 3 एटीपी होते हैं, ठीक है, कितने एटीपी होते हैं, 3 एटीपी होते हैं, आज समझ में। तो वैसे ही धाप फिर उसके बाद से इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद से पीजीएल और डीएचएपी जो है हमारा, पीजीएल और डीएचएपी है हमारा, वो आगे किस में, यानी आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डाई पीजीए में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाई पीजीए में, यानी पीजीएल जो पीजीएल और डीएचएपी है हमारा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाई पीजीए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसके पास कितने कार्बन प्रेजेंट रहेंगे, 3 कार्बन प्रेजेंट रहेंगे, ऐसा समझ में, जिसके पास कितने कार्बन रहेंगे, 3 कार्बन प्रेजेंट रहेंगे, आगे समझ में। फिर उसके बाद से फिर इसका हम क्या कराएंगे, डीफॉस्फोराइलेशन कराएंगे, मतलब कि एक एटीपी, अब मतलब एनर्जी इसके पास एटीपी ज़्यादा है तो अब एटीपी को कम करेंगे, तो जब एटीपी को कम करेंगे तो हम इसमें क्या डालेंगे, एडीपी को डालेंगे। जैसे ही एडीपी को डालेंगे तो वो क्या करेगा, एटीपी के रूप में बाहर निकलेगा, ठीक है। जब हम एडीपी को डालें तो किसके रूप में बाहर निकला, एटीपी के रूप में बाहर निकला। तो एटीपी के रूप में बाहर निकला तो एटीपी के पास यानी 2 एडीपी पहले ही के पास प्रेजेंट है, 2 इसके पास प्रेजेंट है, एटीपी डालें तो 2 एटीपी को और लेके निकल गया, ठीक है, तो 2 एटीपी के लेके निकला, तो ये हमारा 2 एटीपी यहाँ पे हो गया, ऐसा समझ में। फिर उसके बाद से ये हमारा, अब देखिए ये अच्छा भी नहीं लग रहा है कि 2 गुणे 1,3 डाई पीजीए, तो अब इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले जब डीफॉस्फोराइलेशन कराएं तो 2 गुणे 3 पीजीए, यानी
कितना, देखिए अब समझते हैं यहाँ पे समझने वाला है। पीजीएल और डीएचएपी, इसके पास तीन तीन कार्बन दोनों के पास प्रेजेंट है, ठीक है। हम एनएडी क्या बोलते हैं, एनएडी एक समझ लीजिए कि थोड़ा एक है, बोलेगा कि भाई पागल तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, लो हमसे कुछ पैसा ले लो। बोला कि तुमसे ज़्यादा हमारे पास पैसा है, लो एक हाइड्रोजन तुम हमारा ले लो। तो एनएडी को एक हाइड्रोजन अपना दे दिया तो बदल गया एनएडीएच में, जिसके पास 3 एटीपी पहले ही से एनएडीएच में बदल जाएगा तो 3 एटीपी में आ जाएगा। तो इसके पास 3 एटीपी, यानी हम जानते हैं कि एनएडीएच के पास कितने एटीपी होते हैं, 3 एटीपी, ठीक है। फिर उसके बाद से वो जो पीजीएल और डीएचएपी वो दोनों कन्वर्ट होकर किस में बदल जाएंगे, डाई पीजीए में। आए समझ में, कितने कितने किस में बदल जाएंगे, डाई पीजीए में। तो जब डाई पीजीए बदल गया पे तो यहाँ पे कार्बन 3,3, अब यहाँ पे 2 गुणे क्यों, हम यहाँ पे 2 गुणे क्यों लिखे हैं, 2 इंटू क्यों लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 गुणे हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 3,3, तो 3,3 का मतलब क्या कि तीन तीन पोजीशन पे लगा हुआ है, ऐसे थोड़ी नहीं लिख सकते हैं। तो हमको 6 कार्बन को डिनोट करना है, तो जब 6 कार्बन को डिनोट करेंगे तो आगे 2 से गुणा करा लेंगे। तो यानी एक कार्बन एक पोजीशन है हमारा, यानी दो फास्फेट है हमारा, वो एक पोजीशन पे और तीसरे पोजीशन में, यानी फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे क्या हुआ है, फास्फेट हमारा जुड़ा हुआ है। आए समझ में, यानी पीजीए जो पीजीए हमारा ग्रुप है वहाँ पे 1,3 यानी एक पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे फास्फेट जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके पास कितने कार्बन होना चाहिए, तो दोनों से भाई दोनों से तो प्रोड्यूस हुआ है ना पीजीए, तो इसके पास कितना कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, तो 6 कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। इसीलिए हम उसको क्या करेंगे, 2 से गुणा करा देंगे। आज बाद में उसीलिए आप क्या कराएंगे, 2 से गुणा करा देंगे। अब भाई फास्फेट इसके पास ज़्यादा हो गया, इतना फास्फेट नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, फास्फेट को कम करेंगे, ठीक है। तो जब फास्फेट को हम कम करेंगे तो क्या करेंगे, हम फास्फेट को कम करने के लिए डीफॉस्फोराइलेशन कराएंगे, ठीक है। क्या कराएंगे, डीफॉस्फोराइलेशन कराएंगे। तो जब हम डीफॉस्फोराइलेशन कराएंगे तो एडीपी को डालेंगे और एटीपी के रूप में बाहर निकलेगा। हम जानते हैं एडीपी के पास एडेनोसिन डाइफॉस्फेट 2 पहले ही से फास्फेट प्रेजेंट है, वो जाएगा अंदर तो 2 फास्फेट को और कैरी कर लेगा, जैसे ही कैरी करेगा तो 2 फास्फेट को बाहर निकाल देगा, यानी 2 एटीपी को बाहर निकाल देगा। आया समझ में, तो 2 एटीपी यहाँ से बाहर निकल गया, डीफॉस्फोराइलेशन हो गया। आया समझ में। फिर उसके बाद से हम ये जो 1,3 डाई पीजीए, यानी 1,3 डाई पीजीए जो 6 कार्बन को कंटेन किया हुआ है, वो बदल जाएगा आप किस में, 2 इंटू 3 पीजीए में, यानी मतलब 3 दूना 6 पीजीए, यानी 3 कार्बन को कंटेन कर लेगा। आज समझ में। तो अभी 2 इंटू 3 पीजीए करने में अच्छा तो नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, फॉस्फेट की शिफ्टिंग करेंगे। मतलब कि इसके पास कितने फास्फेट अभी भी प्रेजेंट है, तो इसके पास अभी भी 2 फास्फेट प्रेजेंट है, और 3 6 कार्बन अभी भी इसके पास प्रेजेंट है। या तो 6 कार्बन तो रहेगा ही ना इसके पास, क्योंकि पहले से और 2 फास्फेट भी प्रेजेंट है, तो फास्फेट क्या कर देंगे, हम शिफ्टिंग कर देंगे। आज समझ में, सॉरी 3 फास्फेट प्रेजेंट है और 2 यहाँ पे पहले ही से क्या बोलते हैं, 2 कार्बन 3 दूना 6, यहाँ से 2 से गुणा है और 3 फास्फेट प्रेजेंट है, तभी तो 6 कार्बन मेंटेन हो रहा है। तो नहीं तो ऐसे अगर 3 से 3 गुणा कराएंगे तो 9 कार्बन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके पास 3 कार्बन प्रेजेंट है, 2 कार्बन प्रेजेंट है और 3 फॉस्फेट प्रेजेंट है। तो 2 इंटू 3 ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे 2 इंटू 3 अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, फॉस्फेट का शिफ्टिंग कर देंगे। तो एक फॉस्फेट को कम कर देंगे, यानी 3 फॉस्फेट पे है तो 2 फॉस्फेट कर देंगे, तो 2 इंटू 2 पीजीए हो जाएगा। जब 2 इंटू 2 पीजीए हो जाएगा तो अब यहाँ पे, अब भाई यहाँ पे 2 इंटू 2 पीजीए बन गया, तो यहाँ तक बना। तो फिर उसके बाद से अब सोचेगा भाई हम इतना वर्क कर दिए तो थोड़ा सा आराम भी कर लेते हैं, तो इसको हम हाइड्रेशन कराएंगे, ठीक है। हाइड्रेशन का मतलब क्या, डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स का कम होना, हाइड्रेशन का मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करना। आज समझ में, जब वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे तो यानी 2 इंटू पीपा, ठीक है, पीपा, तो क्या बनेगा, पीपा का फॉर्म क्या होता है, फॉस्फोनॉल पायरुवेट, ठीक है। तो अब देखिए हम जानते हैं कि पायरुविक एसिड जो है हमारा एसिडिक मीडियम में है, अब नॉल मतलब अल्कोहलिक फॉर्म में बन चुका है, अब उसको हम एसिडिक यानी अल्कोहलिक फॉर्म में बन चुका है। आज बाद में अब उसको पायरुविक एसिड फॉर्म में बदलना है, तो 2 इंटू पीपा यानी फॉस्फोनॉल पायरुवेट तो बन चुका है, अब उसको पायरुविक एसिड में बदलना है। तो पायरुविक एसिड में देखिए कैसे बदल रहा है। फिर हम क्या कराएंगे, यहाँ पे डीफॉस्फोराइलेशन कराएंगे। फिर यहाँ पे फॉस्फोर ज़्यादा है यहाँ पे, तो फिर उसका हम क्या करेंगे, डीफॉस्फोराइलेशन कराएंगे। फिर हम एटीपी को डालेंगे तो 2 एटीपी को लेकर बाहर निकल जाएगा। तो जब 2 एटीपी को लेकर बाहर निकलेगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू पायरुविक एसिड। आया समझ में, तो ये 2 इंटू पायरुविक एसिड बन जाएगा। एक बार और इसको देख लेते हैं, हम समरी कर लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस मतलब कि ग्लूकोज और लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। हमारे पास क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज प्रेजेंट है जिसके पास 6 कार्बन है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका फॉस्फोराइलेशन कराएंगे। जब फॉस्फोराइलेशन कराएंगे तो हम एटीपी को डालेंगे और एडीपी रूप में बाहर निकलेगा, यानी एटीपी को डालें, 2 एडीपी बाहर निकला, मतलब क्या, 2 एटीपी यानी 1 एटीपी को कंटेन कर लिया तो बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि ग्लूकोज के 6वें यानी ग्लूकोज के 6 पोजीशन पे जाके फॉस्फेट हमारा जुट गया, तो बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर वो 6 कार्बन को कंटेन किया हुआ है।
आज समझ में। फिर उसके बाद से उसका आइसोमेरिजन कराएंगे। आइसोमेरिजन मतलब क्या होता है कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। फिर वो बदल जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो हमारा है उसका फॉस्फोराइलेशन कराएंगे तो फिर एटीपी डालेंगे तो एडीपी के रूप में बाहर निकलेगा, ठीक है। तो फिर एक फॉस्फेट को कंटेन कर लेगा तो फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट हो जाएगा, क्योंकि एक फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फेट जुड़ेगा, एक सिक्स पोजीशन पे तो जुड़ा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पे जाकर जुड़ जाएगा तो फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट बन जाएगा। तो 6 कार्बन को कंटेन किया हुआ है। अब इतना ओवरलोड तो होगा लेगा नहीं, तो क्या करेगा भाई, ज़्यादा किसी चीज़ को ओवरलोड करेंगे तो टूटेगा। तो उसका जब ब्रेकडाउन हो जाएगा तो टूटेगा पागल और धाप में, यानी पीजीएल और डीएचएपी में, ठीक है। तो जब पीजीएल के पास आएंगे 3 कार्बन, डीएचएपी के पास आएंगे 3 कार्बन, ठीक है। तो ऐसे बन गया 6 कार्बन, ठीक है। और अब क्या करेंगे भाई, हमारे यहाँ पे एनएडी। अब एनएडी क्या करेगा भाई कि तुम थोड़ा पागल, थोड़ा तुम गरीब आदमी हो, लो तुमको हम कुछ धन दे देते हैं अपना, तो ये जाएगा उसके पास, पर पागल बोलेगा तुमसे ज़्यादा मेरे पास है ना, लो तुम एक मेरा हाइड्रोजन खुद ले लो। तो जब एक एनएडी को वो खुद अपना एक हाइड्रोजन दे देगा तो बदल जाएगा एनएडीएच में। और हम जानते हैं एनएडीएच के पास कितने एटीपी होते हैं, 3 एटीपी। आया समझ में। तो 3 एटीपी आ जाएगा, यहाँ पे एटीपी को काउंट करिएगा, ये एनर्जेटिक में काम करेगा। फिर उसके बाद ये पागल और धाप जो है हमारा, पागल और धाप जब आपस में मतलब कुछ भी ऐसे उनमें रिएक्शन होगा और वो आगे बदल जाएंगे 1,3 डाई पीजीए में, यानी 1 पोजीशन पे और 3rd पोजीशन पे क्या है, फॉस्फेट हमारा जुड़ा हुआ है। 1 पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे फॉस्फेट क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बन जाएगा डाई पीजीए में, ठीक है। जिसके पास कितने का कण प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 2 गुना का मतलब क्या है, तो हम इसका 3,3 थोड़ी नहीं ले सकते हैं, यानी 2 × 3 ऐसा समझ में, यानी 6 कार्बन इसमें भी प्रेजेंट है। तो 1,3 डाई पीजीए जो 6 कार्बन को कंटेन किया हुआ है। फिर इसका हम डीफॉस्फोराइलेशन कराएंगे क्योंकि फॉस्फेट इसके पास ज़्यादा है। तो जब फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन कराएंगे यानी तब हम एडीपी को डालेंगे, 2 एडीपी मतलब 2 एडेनोसिन डाईफॉस्फेट, इसके पास 2 फॉस्फेट पहले से प्रेजेंट है, वो जाएगा तो 2 फॉस्फेट को और बाहर निकाल लेगा तो बन जाएगा एटीपी के रूप में बाहर निकलेगा। तो 2 फॉस्फेट को कंटेन किया यानी 2 एटीपी को कंटेन किया हुआ रहेगा। आज समझ में। तो ये बन जाएगा 2 × 3 पीजीए में। आज समझ में, मतलब कि बाहर तो निकाल दिया ना, अरे 2 को में गया, एगो जुड़ गया तो 3 को बाहर निकल गया। तो एक जो 1 पोजीशन पर जुड़ा हुआ है वो हट जाएगा, जो 3rd पोजीशन पे जुड़ा हुआ है वो रुक जाएगा। तो यानी 2 × 3 पीजीए, मतलब कि हमारा जो ये 2 है, हमारा जो 2 है वो किसको डिनोट कर रहा है, तो कार्बन को डिनोट कर रहा है। यानी 2 × 3 जब करेंगे तो क्या बन जाएगा, यानी जो 3C लिखा हुआ है और ये जो 2 लिखा हुआ है, तो 2 × 3 जब करेंगे तो ये 6 कार्बन बन जाएगा। आज समझ में। तो ये अच्छा नहीं लग रहा है 2.3 पीजीए करने में, तो हम क्या करेंगे, फॉस्फेट की शिफ्टिंग कर देंगे। जब फॉस्फेट की शिफ्टिंग करेंगे तो यानी एक फॉस्फेट को हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, 2 × 2 पीजीए, यानी 4 फॉस्फेट, यानी 2 क्या बोलते हैं 6 कार्बन और 2 फॉस्फेट, ठीक है। अब यहाँ भाई फॉस्फेट तो पहले ही से 2 प्रेजेंट है यहाँ पे, तो क्या करें, इसका हाइड्रेशन कराएंगे हम। हाइड्रेशन का मतलब क्या, हाइड्रेशन का मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देंगे। जब इसका वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 × पीपा। पीपा का मतलब होता है फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड, फॉस्फेनॉल पायरुविक। देखो फॉस्फेनॉल यानी अल्कोहलिक फॉर्म में बन गया पायरुविक अब, ठीक है। अब इसको अब कैसे ये पायरुविक एसिड के रूप में बदलता है, तो हम क्या करेंगे, फिर इसका डीफॉस्फोराइलेशन कराएंगे तो एडीपी डालेंगे तो 2 एटीपी को बाहर लेके निकलेगा। तो क्या बन जाएगा, 2 × पायरुविक एसिड, जो 6 कार्बन को क्या किया हुआ है, कंटेन अभी भी किया हुआ है। ये हमारा क्या है, फाइनल एसिड है। ऐसा समझ में। ये एंजाइम्स को याद रखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्षमता है तो याद कर लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, बस याद रखिएगा कि फर्स्ट और लास्ट वाले को याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, यानी डी अल्फा डी जो ग्लूकोज है हमारा, एक है हेक्सोकाइनेज और एक है पायरुविक काइनेज, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो है हमारा, यहाँ पे कैसे बदला ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, तो यहाँ फॉस्फेट में अल्फा कौन सा हमारा है, एटीपी है हमारा हेक्सोकाइनेज। तो यहाँ पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम द्वारा ये बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और लास्ट वाले का याद रखिएगा हमारा, यहाँ पे पायरुविक एसिड किसके कारण बना, तो बना पायरुविक काइनेज के, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में याद रखिएगा हेक्सोकाइनेज और लास्ट वाला याद रखिएगा पायरुविक काइनेज, ठीक है। ये हो गया हमारा एंजाइम्स। अब उसके बाद से हम चलते हैं हम अपना एनर्जेटिक के बाद, ठीक है। देखो फेज है ग्लाइकोलिसिस के, हम जानते हैं कि मेन का भी फेज होता है, आदमी ह्यूमन बीइंग का फेज होता है, चाइल्ड, एडल्ट और ओल्ड, ठीक है। उसी तरह ग्लाइकोलिसिस के भी कुछ फेज है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, एनर्जी स्प्लिटिंग फेज और एनर्जी जनरेशन फेज। यानी एनर्जी को इन्वेस्ट कर दिए, एनर्जी स्प्लिट हुआ यानी टूटा, फिर एनर्जी क्या हुआ, टूटने के बाद जनरेट हुआ। ऐसे समझ में, पहले इन्वेस्ट किए फिर तोड़े फिर क्या कर दिए, उसको हम जनरेट कर दिए। ऐसे समझ में। फिर इसका एनर्जेटिक देख लेते हैं, एनर्जेटिक यानी कहाँ कहाँ एटीपी बना है, ठीक है। तो देखिए पहले तो ध्यान रखते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, एटीपी को काउंट करते हैं यहाँ पे। चलिए तो देखो सबसे पहले यहाँ पे है 3 × 2। अब यहाँ पे 3 × 2 ये क्या कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम जानते हैं एक एनएडीएच के पास कितने एटीपी होते हैं, 3 एटीपी होते हैं।
आया समझ में। एक NADH के पास कितने होते हैं, 3 ATP होते हैं। और यहाँ पे 2 कैसे हो गया, तो 2 कैसे कर दिए यहाँ पे, तो देखो 3 मतलब 2 चीज़ है ना यहाँ पे, तो एक यहाँ पे भी और एक यहाँ पे है, तो 3 और 3 क्या करेंगे, 6 हो जाएगा। ये PGL के पास भी 3 है और धाप के पास भी 3 है, ठीक है। तो 3 इंटू 3 तो करेंगे नहीं, या 3 प्लस 3 तो करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे 3 इंटू टी, यानी 2 है तो 3 ATP निकलेगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों NADH को कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितने लिख लेंगे, 6 ATP। तो याद रखिएगा, ये इसको थोड़ा क्लीन कर लें हम, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा पहला 6 ATP। फिर उसके बाद से हमारा डिफॉस्फोराइलेशन का मतलब, डिफॉस्फोराइलेशन का मतलब यहाँ डिफॉस्फोरेशन हुआ, यानी ADP गया और 2 ATP को बाहर लेके निकला, ठीक है, 2 ATP को बाहर लेके निकला, ठीक है। फिर उसके बाद से हमारा फिर यहाँ पे डिफॉस्फोराइलेशन हुआ, ये भी ATP गया और 2 ATP को लेकर बाहर निकला, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल हो गया कितने, 6 2 8 दे 10, ठीक है। बट यहाँ पे नोट करने वाला है कि यहाँ पे 2 ATP का नुकसान भी हो रहा है हमको, ठीक है, क्योंकि ATP को डालें हम और ADP के रूप में बाहर निकला है, यानी 2 3 को गया और 2 को बाहर निकला, यानी हमको कितना का नुकसान हो रहा है, 2 का नुकसान हो रहा है अभी। तो 10 में से क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे, तो बनेगा कितना, 8। तो टोटल ATP कितने होते हैं हमारे, टोटल ATP कितने होते हैं एक ग्लाइकोलाइसिस में, तो एक ग्लाइकोलाइसिस में टोटल ATP जनरेट होता है 8। आया समझ में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। वही एनर्जेटिक में कह रहा है, अपने शब्द में लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रेशन, यानी सबसे पहले 6 फॉस्फेट बन रहा है, ठीक है। 6 फॉस्फेट का मतलब 6 फॉस्फेट बन रहा है। फिर पायरुवेट काइनेज यहाँ पे 2 बन रहा है, फिर यहाँ पे पायरुवेट काइनेज में भी 2 बन रहा है, ग्लाइकोलेज में 2 बन रहा है, फिर पायरुवेट काइनेज में भी 2 बन रहा है। फिर 2 ATP कंज्यूम रिएक्शन विद, फिर हेक्सोकाइनेज एंड फॉस्फोडिनाइनेज, यहाँ पे 2 ATP माइनस हो रहा है, जिससे कितने टोटल ATP मिल रहे हैं, 3। ऐसे आप याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। जो फर्स्ट में हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा यहाँ पे किए हम साइकिल में, तो हमारा NAD और NAD और NADH जो हमारा जो है, हमारा NAD और NADH के द्वारा, यानी यहाँ पे 6 ATP बन रहा है। फिर उसके बाद से हम जब ADP और ADP और जो हमारा ATP है, वहाँ से 2 ATP निकला, ठीक है। और यहाँ पे पायरुवेट काइनेज द्वारा यहाँ पे जो बना हमारा वो पायरुवेट काइनेज द्वारा जो है हमारा ATP बना, वो 2 ATP को निकला, ठीक है। तो ये से हो गए 10 ATP। और यहाँ पे जो 2 ATP का हमारा नुकसान हो रहा है, वो हेक्सोकाइनेज द्वारा हमारा नुकसान हो रहा है, हेक्सोकाइनेज द्वारा हमारा नुकसान हो रहा है। जब हेक्सोकाइनेज द्वारा, हेक्सोकाइनेज ही है ना, एक बार देख लेते हैं, फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज, ठीक है, फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज, यहाँ पे एनर्जेटिक में भी लिखा हुआ होगा, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, ठीक है, या डिहाइड्रेशन इसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सॉरी यहाँ पे -2 फॉस्फोफ्रक्टोज या हेक्सोकाइनेज भी या उसको बोल सकते हैं। तो जो हेक्सोकाइनेज द्वारा हमारा क्या हो गया, 2 ATP का नुकसान हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है हेक्सोकाइनेज द्वारा 2 ATP का नुकसान हो रहा है। तो 10 में से 2 हटा देंगे तो 8 ATP बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से हमारा इसका सिग्निफिकेंस को हम देख लेते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है ग्लाइकोलाइसिस का। एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम ATP विच यूज इन फर्दर ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस। ATP का हम ATP को हम एनर्जी के रूप में इसलिए यूज़ करते हैं जो आगे क्या करे, कई सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूजफुल हो। पायरुविक एसिड फर्दर मेड एसिटाइल CoA, इट इज एसेंशियल फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। पायरुविक एसिड जो हमारा पायरुविक एसिड है, वो आगे चल के एसिटाइल को एंजाइम में बदल जा रहा है, जिसमें हम सिट्रिक एसिड साइकिल में पढ़ेंगे, ठीक है। जो पायरुविक एसिड जो हमारा आगे चल के एसिटाइल को एंजाइम में बदल जाएगा, CoA में बदल जाएगा, जो हम सिट्रिक एसिड साइकिल में बदलेंगे, जो किसके बायोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल है, कोलेस्ट्रॉल के बायोसिंथेसिस के लिए ज़्यादा इसेंशियल है। ग्लाइकोलाइसिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप, यानी इसमें ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऐसा समझ में, यानी ऑक्सीडेशन इसमें इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यानी कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, ऐसा समझ में। कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जिसमें पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो अपना ATP कैसे जनरेट करते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस द्वारा क्या करते हैं, अपना ATP को जनरेट करते हैं। फिर उसके बाद से पायरुविक एंड ऑफ प्रोडक्ट ग्लाइकोलाइसिस यूज टू बायोसिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड। और ये पायरुविक एसिड है, वो मेनली किसके सिंथेसिस के लिए यूज़ किया जाता है, तो पायरुविक एसिड के सिंथेसिस के लिए यूज़ किया जाता है। सो अभी तक तो हम लोग एक बार और थोड़ा समरी देख लेते हैं, क्या क्या अभी तक हम लोग ने पढ़ लिया। तो हम लोग ग्लूकोज के ग्लाइकोलाइसिस के कुछ की पॉइंट भी देख लिए हैं, ठीक है, क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। EMP पाथवे फिर देखते हैं, इसमें सभी ऑल सेल साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इसका होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं प्रेजेंट, जो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, उसमें ग्लाइकोलाइसिस द्वारा एनर्जी जनरेट होते हैं। फिर उसके बाद से इसका प्रॉपर फंक्शन, यानी ब्रेन के लिए बहुत यूजफुल है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या बनाता है, फिर
ऑक्सीजन का अपसेंट में ये क्या बनाता है, ठीक है। उसके बाद इसका साइकिल को देख लिया हम, अल्फा डी ग्लूकोज से बदल जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बदल जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बदल जाएगा फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में, फिर फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में बदल जाएगा पागल और धाप में यानी पीजीएल और डीएचईएफपी में, फिर पीजीएल डीएचई में बदल जाएगा 1,3 डाई पीजीए में, और 1,3 डाई पीजीए बदल जाएगा आगे पीजीए में, फिर पीजीए का शिफ्टिंग कर देंगे तो 2 × 2 पीजीए में बदल जाएगा, फिर पीजीए हाइड्रेशन करेंगे तो 2 × पीपा में बदलेंगे जिसको फॉस्फेनॉल पायरुविक बोलते हैं, फिर पायरुविक का डीफॉस्फोराइलेशन कराएंगे तो ये एडीपी और एटीपी में बदल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पायरुविक एसिड हमको मिल जाएगा, फाइनली पायरुविक एसिड मिल जाएगा। फिर हम किसके सबसे पहले हम ये एंजाइम को याद रखिएगा, फर्स्ट वाला हेक्सोकाइनेज के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद से पायरुविक काइनेज के द्वारा लास्ट पायरुविक एसिड बन जाता है, ऐसे समझ में। फिर उसके बाद से उसके हम एनर्जेटिक के बारे में पढ़ लिए तो कहाँ सबसे पहले बनता है हमारा एनएडी और पागल और धाप यानी एनएडी और एनएडीएच और एम के कारण हमको 6 एटीपी प्राप्त होता है। फिर उसके बाद से हमारा जो 2 एटीपी हमको मिलता है वो कहाँ मिलता है, तो 2 एटीपी हमको मिलता है पायरुविक काइनेज के द्वारा, हमको 2 एंजाइम के द्वारा 2 एटीपी निकलता है। फिर हेक्सोकाइनेज के द्वारा हमारा 2 एटीपी नुकसान भी होता है, ऐसे समझ में, ठीक है। तो एक तो फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज के द्वारा 2 एटीपी मिलता है, एक पायरुविक काइनेज के द्वारा 2 एटीपी मिलता है, तो 6 2 8 2 एटीपी हो गया। फिर 2 एटीपी नुकसान कहाँ हो रहा है हमारा, तो हेक्सोकाइनेज के द्वारा हमारा 2 एटीपी नुकसान हो रहा है, ऐसे टोटली हमको कितना मिलता है 8 एटीपी। फिर उसके बाद से हमारा सिग्निफिकेशन क्या है ग्लाइकोजन के, आगे मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए एटीपी का यूज़ होता है और आगे मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए एटीपी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ऐसे समझ में। फिर पायरुविक एसिड जो होता है वो आगे चल के एसिटाइल को एंजाइम में बदल जाता है, जो सिट्रिक एसिड साइकिल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वो किसके लिए मेनली यूज, बायोसिंथेसिस किसके लिए यूजफुल होता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल के लिए होता है। फिर उसके बाद से इसका ऑक्सीडेशन होता है, एग्लोजेसिस फर्स्ट इसके बाद कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, इसमें क्या होता है कि कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होता है किसका, ग्लूकोज का। फिर उसके बाद से कुछ ऐसे भी सेल होता है जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, जो अपना ग्लाइकोलाइसिस द्वारा अपना एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। और लास्ट में जो पायरुविक एसिड हमारा जो एंड पॉइंट में बदलता है वो मेनली किसके बायोसिंथेसिस के लिए होता है, तो अमीनो एसिड के बायोसिंथेसिस के लिए यूजफुल में होता है। सो आई होप आपको अभी तक जितना बताया वो आपको समझ में आएगा। जो भी डाउट हो रहा है वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके कमेंट को देखेंगे, फिर उस पर एक अच्छे से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।